नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटीए 2024 के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर आया हूं और इसके पहले फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया गया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ इन सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भी आपको निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा और आप लोग क्लास को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। आप देखिए प्रैक्टिस सेकंड में आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं 100 क्वेश्चंस में से। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पर भाग फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है प्रक्षेत्र आय व्यय आंशिक आय व्यय, ऑप्शन सी है प्रक्षेत्र योजना, ऑप्शन डी है पूर्व अभियुक्ति। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रक्षेत्र आय व्ययक। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा प्रक्षेत्र आय व्यय, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करना प्रक्षेत्र आय व्यय कहलाता है। ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान के बंका कीट की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 10% बीएचसी चूर्ण के कितने किलोग्राम कीटनाशी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन ए है 25 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 20 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 15 किलोग्राम। तो आप लोग सेकेंड का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25 किलोग्राम। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कीटों का वर्गीकरण एवं नामकरण किस नियम एवं शाखा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है आकारिकी, ऑप्शन बी है शारीरिकी, ऑप्शन सी है वर्गीकी, ऑप्शन डी है पारिस्थितिकी। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा वर्गीकी। कीटों के वर्गीकरण एवं नामकरण वर्गीकी के अंतर्गत किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगहों पर आक्रमण करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आपको आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलू का कंद मौत। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा पोटैटो ट्यूबर मौत, आलू का कंद मौत। कीट आलू की खड़ी फसल को क्षति पहुंचाता है और साथ ही यह भंडारण तक पहुंचता है और इसके पतंगे आलू की आंखों में अंडे देते हैं और 15 से 20 दिन में सुंडियाँ निकलती हैं। ये सुंडियाँ कंदों में घुसकर उसे खोखला कर देती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा काइलोपार्टिलस। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम काइलोपार्टिलस है और धान के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम सिसेमिया इन्फरेंस है। सिसेमिया इन्फरेंस ऑप्शन ए में जो दिया गया है। राइट कौन ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसा फार्म यंत्र जिससे प्रारंभिक एवं द्वितीय जुताई साथ साथ कर सकते हैं उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर 6 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोटावेटर। ऐसा फार्म यंत्र जिससे प्रारंभिक एवं द्वितीयक जुताई साथ साथ कर सकते हैं उसका नाम रोटावेटर है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है ऊंची नीची भूमि के लिए, अच्छी समतल भूमि के लिए, भारी भूमि के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऊंची नीची भूमि के लिए, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो रीपर का प्रयोग आपको बताना है किस कार्य के लिए किया जाता है। बीज बुआई में, फसल कटाई में, फसल गहाई में, फसल कटाई में एवं गहाई में। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फसल कटाई में रीपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है, वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं बिना जमाव क्षमता खोए निम्न तापमान पर संग्रहित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारंपरिक बीज ऑर्थोडॉक्स सीड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम इनमें से कौन सा है? तो बीज शोधन में आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कवकनाशी, कीटनाशी तथा जीवाणु कल्चर इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। बीज शोधन प्रायः बीज जनित व मृदा जनित रोगों व कीटों के नियंत्रण के लिए करना है आवश्यक होता है, जबकि जीवाणु कल्चर से वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु को जड़ों व खेतों में पहुंचाया जाता है। और बीज शोधन सबसे पहले कवकनाशी फिर कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे लाभदायक जीवाणु पर प्रभाव ना पड़े। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, बीज परीक्षण में टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवन क्षमता के लिए। टेट्राजोलियम क्लोराइड बीज की जीवन क्षमता के लिए किया जाता है। और पोटेशियम परमैंगनेट विधि बीज की जीवन क्षमता और ग्रोडेक्स परीक्षण बीज अंकुरण के लिए। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज का छिलका छिलने में कौन उपयुक्त है? गर्म पानी, अम्ल, गर्म तापमान, इनमें सब। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, गर्म पानी, अम्ल और गर्म तापमान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्बुमिन रहित बीज कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है, मुंबई में है, हापुड़ में है, लखनऊ में है। तो आप लोग आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हापुड़ में स्थित है। जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी की बात करें तो कोलकाता में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी नागपुर में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ उत्तर प्रदेश में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विभिन्न फसलों को एक भूमि में एक निश्चित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं, अंतर फसल कहते हैं, आवरण फसल कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर फसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोगों को आंसर देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम इनमें से क्या है? चीनी है, ब्राइन है, ए तथा बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, चीनी और ब्राइन, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सब्जी के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न उत्पादों को उनके फलों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर कोड में चुनिए। एक तरफ उत्पादन दिया गया है, दूसरी तरफ फल दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, यहाँ पर आपको मिलान करना है मार्मलेड। तो मार्मलेड का जो मिलान हो जाएगा दोस्तों खट्टे रसदार फल से, और पपेन का जो मिलान हो जाएगा पपीता से, और चिप्स का जो मिलान होगा दोस्तों केला से, और जेली का मिलान हो जाएगा अमरूद से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन
डी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फलों एवं सब्जियों में मोमीकरण करता है, श्वसन दर में कमी करता है, वाष्पोत्सर्जन में कमी करता है, श्वसन एवं वाष्पोत्सर्जन दर में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्वसन एवं वाष्पोत्सर्जन दर में कमी करता है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भंडारित अन्न दानों का नुकसान किन कारणों पर निर्भर करता है? भंडारित अनाजों में आर्द्रता की स्थिति, स्टोरेज में ऑक्सीजन की उपलब्धता, भंडारित अन्न दानों अथवा पदार्थों के अंदर ताप में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल इनमें से कौन सी है? गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की जो फसल है वो चावल है दोस्तों। भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल चावल है। और विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल गेहूं है। और 3 महत्वपूर्ण अनाज की फसल धान, गेहूं, मक्का है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूंगफली में दानों की औसत मात्रा कितने % होती है? 70% होती है, 50% होती है, 40% होती है, 30% होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा, मूंगफली में दानों की औसत मात्रा 70% होती है। और मूंगफली के दानों में 45% तेल और 26% प्रोटीन पाया जाता है। और विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन 2 देश चीन और भारत हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, गेहूं प्लस सरसों की सहफसली खेती के लिए संस्तुत कतारों का अनुपात यहाँ पर आपको बताना है, कितना अनुपात रखना चाहिए? 1:1, 3:1, 5:1, 9:1। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी 9:1। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पंक्ति अनुपात में उगाना सहफसली पद्धति कहलाता है। और गेहूं और सरसों के लिए संस्तुति कतार का अनुपात जो रखते हैं वो 9:1 रखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि गेहूं की 9 कतारों के बाद एक कतार सरसों की बोनी चाहिए। गेहूं एक उथली जड़ वाली फसल है और सरसों एक गहरी जड़ वाली फसल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह फसलीय प्रणाली जिसमें खेतिहर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप में उगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? वनवर्धन कहते हैं, कृषि वानिकी कहते हैं, वृक्ष संवर्धन कहते हैं, ले खेती कहते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ले खेती कहते हैं या ले फार्मिंग कहते हैं। और बात करें वनवर्धन की, तो वनवर्धन वन फसलों की खेती की जाती है। और कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्ष प्लस फसलों की खेती की जाती है। और वृक्ष संवर्धन के अंतर्गत वृक्ष प्लस झाड़ियों की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनानास फल का खाया जाने वाला हिस्सा इनमें से कौन सा है? बीजकोश, मध्य फल भित्ति, मांसल थैलमस और मांसल एरिल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजकोश। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। और यहाँ पर अनानास का खाया जाने वाला जो भाग है पेरिकार्प, बीजकोश। और आम का खाए जाने वाले भाग की बात करें तो मध्य फल भित्ति है। और सेब का खाया जाने वाला जो भाग है मांसल थैलमस है। और लीची का खाया जाने वाला भाग मांसल एरिल है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। और अनार की बात करें तो रसदार टेस्टा खाया जाने वाला भाग है। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं क्योंकि उन्हें सांस के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश उन्हें आकर्षित करता है, प्रकाश उन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, कोशिकाएं छाया वाले भाग की ओर से अधिक बढ़ती हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाएं छाया वाले भाग की ओर अधिक बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
वायवीय श्वसन को किस और नाम से जाना जाता है? तो वायवीय श्वसन को किस और नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीबायोटिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों, क्योंकि इस क्रिया में वायुमंडल से स्वतंत्र ऑक्सीजन का प्रयोग करके कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 28 क्वेश्चन नंबर, वाष्पोत्सर्जन है इनमें से क्या है दोस्तों? वाष्पीकरण है, भूजल की कमी है, पौधों से वाष्पीकरण, पौधों की सतह से जल की हानि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन पौधों की सतह से जल की हानि है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पौधों के वायवीय जीवित भाग से जल का वाष्प के रूप में हास्य वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों के द्वारा अवशोषित किए गए जल का 99% जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा हास हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए एक आवश्यक क्रिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संकर धान की बीज किस विधि से पैदा किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, संकर धान का बीज किस विधि से पैदा किया जाता है? एकल लाइन विधि से, 2 लाइन विधि से, 3 लाइन विधि से, 4 लाइन विधि से। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 लाइन विधि से। हाइब्रिड चावल एक उच्च उपज देने वाले चावल की उत्पादकता बढ़ाने की सबसे प्रभावी तकनीकी है। हाइब्रिड चावल बीज उत्पादन प्रणाली में 2 और 3 लाइन प्रणाली शामिल हैं। चावल के संकरों को विकसित करने के लिए 3 लाइन मेथड या साइटोप्लाज्मिक जीनिक मेल स्टेराइल सिस्टम को सबसे प्रभावी आनुवांशिक उपकरण मान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार करें जिसके कारण पर परागण होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर बनेगा। पहला उभयलिंगा श्रेयी, और तीसरा है स्त्री पूर्वता, और फिर चौथा है पुम पूर्वता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31, बीज रहित फल सीडलेस फ्रूट बनने को क्या कहा जाता है? हर्कोगैमी कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं, पार्थेनोजेनिस कहते हैं, मोर्फोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी द्वारा फलित फल प्रायः बीज रहित होते हैं। जब फल बिना निषेचन के बन जाते हैं तो इसको अनिषेक फलन कहते हैं। बहुत से पौधों में बीज रहित फल अनिषेक फलित नहीं होते हैं, बल्कि उसमें निषेचन के उपरांत भ्रूण के नष्ट होने से यह परिस्थिति पैदा होती है, और इस प्रकार से अनिषेक फलन बीज रहित फल होना पृथक रूप से 2 घटनाएं होती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वे जीन जो अन्य जीनों की अभिव्यक्ति का दमन करते हैं अथवा उसे बढ़ाते हैं क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है 32 का। तो 32 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रभावी जीन कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीन के लिए जीन परिकल्पना क्या है? तो जीन के लिए जीन परिकल्पना क्या है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, परपोषी के प्रत्येक रोधिता जीन के लिए रोगजनक में एक विशेष उग्रता जीन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक एकाधिसूत्री व्यक्ति की गुणसूत्र संख्या होगी, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2n+1 होगी। 2n+1 एकाधिसूत्री, और 2n+2 की बात करें जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, द्विअधिसूत्री है। और यदि हम बात करें 2n-1, ये एक न्यून सूत्रता है, और ऑप्शन यहाँ पर जो राइट होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, सोमेटिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार के प्रदूषण का कारण बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊष्मीय प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर
आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नीरू मीरू एक वाटरशेड विकास कार्यक्रम है जो आंध्र प्रदेश द्वारा चलाया गया है और इस कार्यक्रम में वर्षा जल संचयन का कार्य, वित्तीय संसाधन जुटाना, क्षेत्रों का प्राथमिकता निर्धारण, गुणवत्ता में सुधार आदि शामिल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 38 है, पानी के प्रवाह के नापने के यंत्र का नाम क्या है जब जल प्रवाह ऑरिफिस से निकलने वाली धारा बहते पानी के अंदर है। तो 38 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सबमर्ज ऑरिफिस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। दोस्तों पानी के प्रवाह के नापने के यंत्र का नाम सबमर्ज ऑरिफिस है जब जल प्रवाह ऑरिफिस से निकलने वाली धारा बहते पानी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है किसमें? बाढ़ सिंचाई में, छिड़काव सिंचाई में, बॉर्डर सिंचाई में, बूंद बूंद सिंचाई में। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बूंद बूंद सिंचाई में। बूंद बूंद सिंचाई में जल प्रयोग क्षमता सबसे अधिक होती है क्योंकि इसमें सिंचाई पौधे के जड़ भाग में होती है और इसलिए इसमें पानी की जो बचत है 50 से 70% तक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? तो टपक सिंचाई आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा शुष्क क्षेत्रों के लिए। टपक सिंचाई तो यहाँ पे टपक सिंचाई शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 41 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1956 में। अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्य कार्य मृदा का अध्ययन करना और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय बनाने का प्रयास करना है। तो ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहाँ मृदा धारण करती है मटियार संरचना, दोमट संरचना, ऊंची नीची सतह, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊंची नीची सतह, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह जीवाणु जो लेग्यूम के मूल की गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। 43 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में स्थिर रहता है और वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है जो औसतन 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का योगदान करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 44, कौन सा जैविक उर्वरक इनमें से नहीं है? दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मल्टीफ्लैक्स, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, मृदा में अधिकता से पाया जाने वाला है। तो मृदा में अधिकता से पाया जाने वाला इनमें से क्या है? वायरस है, कवक है, सूक्ष्मजीवी है, केचुआ है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूक्ष्मजीवी। मृदा में पाया जाने वाला सूक्ष्मजीवों में सर्वाधिक संख्या बैक्टीरिया की होती है और उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज पाए जाते हैं। तो मृदा में मुख्यतः बात करें तो बैक्टीरिया है और एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई, एल्गी, निमेटोड, प्रोटोजोआ आदि पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पाई जाती है तो कितने % पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.25% कार्बन की मात्रा होती है और फसलोत्पादन में सभी कृषि क्रियाएं इसी परत में होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर सर्वप्रथम दिखाई पड़ते हैं निचली पत्तियों पर, बीज की पत्तियों पर, अंत की पत्तियों पर, सभी पत्तियों पर। तो यहाँ पर 47 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंत की पत्तियों पर। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। दोस्तों पौधों में कैल्शियम की कमी के लक्षणों की बात करें तो यहाँ पर अग्रिम कलिका सूख जाती है और कलियाँ व फल अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाते हैं, जड़ों का विकास अपूर्ण होता है और नई ऊपरी पत्तियों के किनारे झुक या मुड़कर सिकुड़ जाते हैं या सिकुड़ी नज़र आते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, मृदा उर्वरता का ह्रास होता है
लगातार फसलों के उगाने से और बरकों के असंतुलित प्रयोग से, दोषपूर्ण जल निकास से, आवश्यकता से अधिक सिंचाई से। तो 48 का आंसर हो जाएगा लगातार फसलों के उगाने से मृदा उर्वरता का ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, नहरों के आसपास वाली भूमियां निम्न में से किस प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा नहरों के आसपास वाली भूमियां लवणी हो जाती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि नहर के पानी का रिसाव के द्वारा सोडियम और मैग्नीशियम के लवण एकत्रित होते रहते हैं, जिससे वहाँ की भूमि लवणी हो जाती है। तो ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जलोढ़ मृदाएँ होती हैं, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का, तो 15 का यहाँ पर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तरीय मृदाएँ। स्तरीय मृदाएँ जलोढ़ मृदाएँ होती हैं दोस्तों। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 है, निम्न में से कौन एक प्रसार का सिद्धांत नहीं है इनमें से? तो आपको बताना है, करके सीखने का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, असहभागिता का सिद्धांत। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असहभागिता का सिद्धांत प्रसार का सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसार सेवा कहलाती है सहकारी प्रसार सेवा इनमें से? तो राइट आंसर 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसार में किस प्रकार का संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? तो 53 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति संपर्क। प्रसार में व्यक्तिगत संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54, ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता किस पर आधारित है? तो 54 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लाभार्थियों की भागीदारी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताइए जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 55 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा IRDP, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 1978 में चलाया गया और इस कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट की लागत हेतु सरकार व व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के तहत कृषि क्षेत्र में वित्त की समस्या दूर करने के लिए अक्टूबर 2023 तक कितने किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 37 लाख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर 57 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है, थोक मूल्य निर्धारित करता है, फुटकर मूल्य निर्धारित करता है, समर्थन मूल्य निर्धारित करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 58 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। CSCP की स्थापना जनवरी 1965 में की गई थी और यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यक्रम है। और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे CACP कहते हैं, CACP कृषि की लागत एवं बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर कृषिगत उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, खरीद या वसूल मूल्य तथा आवंटन मूल्य का निर्धारण करने की सरकार को सलाह देता है, परंतु केंद्र सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्य कार्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? 59 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा फरीदाबाद में। विपणन और निरीक्षण निदेशालय वर्ष 1935 में स्थापित किया गया था और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्य कार्यालय फरीदाबाद हरियाणा में, शाखा मुख्य कार्यालय नागपुर महाराष्ट्र में और 11 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पारंपरिक कृषि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से प्रगतिशील कृषि, नीचे स्तर वाली पूंजीगत टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी की दृष्टि से प्रगतिशील कृषि उच्च स्तर वाली पूंजीगत टेक्नोलॉजी। तो उपयुक्त कथन कृषि के विकास के चरणों के संबंध में किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मिलर के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टोडा प्रजाति है, महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, टोडा प्रजाति जो है भैंस की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऊँटनी में बच्चा जनने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों। काविंग कहलाती है, किडिंग कहलाती है, फोलिंग कहलाती है, फरोइंग कहलाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फोलिंग कहलाती है। ऊँटनी में बच्चा जनने की प्रक्रिया को फोलिंग कहते हैं और गाय और भैंस में बच्चा जनने की क्रिया को काल्विंग, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, और मुर्गी में बच्चा जनने की क्रिया को हैचिंग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दुग्ध संरचना में निम्न में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पानी इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 64, असील एक नस्ल है। यहाँ पर आपको बताना है असील किसकी नस्ल है, बत्तख की है, टर्की की है, मुर्गी की है, गिनी फाउल की है। तो यहाँ पर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असील एक नस्ल मुर्गी की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूध के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइफाइड ज्वर इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर हम बात करेंगे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 66। कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है। इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर यहाँ पर आपको बताना है क्या लगाया जाता है। तो 66 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर के लिए विश्व 0 और 1 से ही निर्मित है और इन 0 या 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर में सारी गणनाएं 0 और 1 के माध्यम से ही पूर्ण की जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग इनमें से नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यूएसबी राइट जवाब हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं और इसके प्रमुख भाग सीपीयू है, रैम एवं रोम है। और यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस का कार्य कंप्यूटर के उपकरणों के मध्य संचार स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है इनमें से। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, के निकटतम पड़ोसी इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, के नियरेस्ट नेबर, ऑप्शन ए सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, एक समर्पित कंप्यूटर आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, एक को सौंपा गया और केवल एक ही कार्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है। तो वेटवेयर आपको बताना है क्या होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, मानव मस्तिष्क। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर को मानव मस्तिष्क कहा जाता है। यह एक जैविक कंप्यूटर है जिसका निर्माण जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से किया जाता है और इसे कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन या न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, VRML फाइलों का एक्सटेंशन इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, WRL VRML फाइलों का एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73, EMB चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या है। तो 73 का आप लोग आंसर दीजिए। तो EMB चिप कार्ड में ई का अर्थ होता है यूरोपे, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बनेगा, यूरोपे। और EMB का पूर्ण रूप यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा है। यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा है और इस प्रकार के डेबिट कार्ड में सुरक्षा के लिए अलग से चिप होती है और उस चिप में आपके बैंक की जानकारी होती है और वह अत्यधिक सुरक्षित होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 74 है MS वर्ड 2019 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+Alt+F। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75 है शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो 75 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है 76 का आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो यहाँ पर आपको फिल करना है एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। तो 77 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, टाइटल बार एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ इनमें से नहीं है। तो 78 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79 है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था। आपको यहाँ पर बताना 79 का आंसर। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेल लैब्स द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है किसका है। कंट्रोल यूनिट का है, इनपुट यूनिट का है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का है, आउटपुट यूनिट का है। तो 80 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनपुट यूनिट का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 81 है निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है। तो यहाँ पर 81 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, कानपुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। 82 का आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है। कृषि नवाचार को, डिजिटल वॉलेट को, स्वदेशी और विशेष उत्पाद को, कंप्यूटर के ज्ञान को। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों किसान मित्र योजना का। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो राइट आंसर की बात करें 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85 है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो 86 का आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्रकूट में। 27 सितंबर 2001 को स्थापित जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। यह एक मात्र विश्वविद्यालय है जो विकलांगों के लिए है। इसके चांसलर जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुक्सा बिजनौर। ऑप्शन बी जो है सही सुमेलित है। ऑप्शन ए में दिया गया भोटिया, भोटिया गढ़वाल से संबंधित है। और थारू की बात करें तो थारू जो है कुशीनगर नैनीताल से संबंधित है। और राजी जो है, राजी का जो संबंध है वो उत्तराखंड से है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गोदान किसके द्वारा लिखा गया है। तो गोदान आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान लिखा गया है।
गोदान मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक उपन्यास है और इसके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ की बात करें तो सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है और रंगभूमि निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र और संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी, ये सभी हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, इनमें से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 89, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो 89 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहंदी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? तो यहाँ पर 90 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा पारसी धर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो 91 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिंजर। शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था और इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई और कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में हवाई अड्डा है, दूसरी तरफ सूची सेकंड में नगर दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। तो बमरौली ऑप्शन ए में दिया गया, इसका जो मिलान हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज से, और चकेरी का मिलान हो जाएगा कानपुर से, और हिंडन का मिलान हो जाएगा गाज़ियाबाद। ऑप्शन डी है फुर्सतगंज का रायबरेली से। तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी बनेगा। ऑप्शन डी जो है राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में नाभिकीय शक्ति केंद्र दिए गए हैं, सूची सेकंड में राज्य दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। 93 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 4। कोटा का मिलान हो जाएगा राजस्थान से, और तारापुर का मिलान हो जाएगा महाराष्ट्र, और काकरापारा का मिलान हो जाएगा गुजरात, और नरोरा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? मेरठ में स्थित है, कानपुर में स्थित है, वाराणसी में स्थित है, नोएडा में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोएडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 95 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1960 में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध इनमें से आपको बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना इनमें से कौन सी है? तो 98 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी। तो इसका आप लोग आंसर ध्यान रखिएगा, गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। 98 का आंसर होगा गोकुल बैराज परियोजना। अब गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99 की बात करेंगे। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति इनमें से कौन? आपको बताना है, धान की है, तिल की है, उड़द की है, जामुन की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, धान की है। काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है और इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीरनगर, बहराइच, श्रावस्ती में की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो उत्तर प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई कब की जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो खरीफ फसल की बुआई का समय की बात करें तो जून जुलाई के दौरान होता है। उसकी प्रमुख फसलें हैं ज्वार, बाजरा, धान। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जून जुलाई के दौरान। तो दोस्तों ये रहे 100 क्वेश्चंस आपने इस क्लास में प्रैक्टिस किया। और दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, और इसी तरह आप इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।